महर्षि वराह मिहिर 505 ईस्वी में मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और 587 ईस्वी में इनकी मृत्यु लिखी जाती है, बताई जाती है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाराज वीर विक्रमादित्य जिनको कहते हैं, महाराज भर्तृहरि के छोटे भाई, उनके दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न ये थे। ज्योतिष शास्त्र के पितामह इनको माना जाता है और इन्हीं के कुछ विशिष्ट विशेष सूत्रों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। इनका नाम मिहिराचार्य था और वराह की इनको उपाधि दी गई थी। वृहत जातक जो ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत अद्वितीय ग्रंथ है, उनकी रचना इन्होंने की थी और भी कई वृहत संहिता की रचना इन्होंने की, जिसमें वृहत संहिता में भूकंप कब आएगा और पशु पक्षियों की आवाज़ें क्या संकेत देती हैं, मुहूर्त ज्योतिष पर इनका वर्णन है, जिसको आज सभी पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, उसी में से सब जो प्रचलन में है। और वृहत जातक दशाओं, महादशाओं, प्रभाव, युद्ध, ग्रहण आदि का जिक्र जिस ग्रंथ में मिलता है, दोनों ग्रंथों का मैंने संक्षिप्त वर्णन आपके सम्मुख किया। अब मैं सूत्रों की ओर चलता हूँ। ये संस्कृत में है और कहीं कहीं टूटे फूटे मेरे को दाएं बाएं इधर उधर मिले हैं। मैं आपको कुछ सूत्रों को देने के लिए आया हूँ कि आपको बताऊं। कालांतर में समय के अनुसार सूत्रों में कुछ फेरबदल भी होता है, जैसे चौपाई का जिक्र आज 4 पहिया का जिक्र हो गया है। देश निकाला, आज विदेश यात्रा हो गई है, बात वही है। राहु दशम भाव में हो तो ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में सदा शंकित रहता है, शंका करता है, कार्य क्षेत्र में भ्रम व डर की स्थिति उसको बनी रहती है, असंतोषी स्वभाव भी उसका होता है, ऐसा अमूमन देखने में आता है। कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डाले तो भाव के प्रभाव को अत्यधिक मात्रा में बढ़ा देता है। अच्छा या बुरे का संकेत नहीं है, भाव के प्रभाव को बढ़ा दिया है। नवम भाव में शुक्र हो और पुरुष जातक की जन्म पत्री हो, नवें भाव में भाग्य स्थान में शुक्र देवता विराजमान हो तो पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है। वह जातक को आगे बढ़ाने का कार्य उसकी पत्नी करती है। अब शुक्र किस राशि में है, दृष्टि किस किस की है, किसके नक्षत्र में स्थित है, उससे फलों में कमी या वृद्धि होगी, लेकिन सूत्र सही रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र देवता वक्री होकर स्थित हो सप्तम भाव में तो 2 विवाह का योग होता है। अब सूत्रों में फेरबदल कैसे होता है, उस समय पर 2, 3, 4 विवाह का प्रचलन था, अब नहीं है। अब एक ही विवाह की प्रथा है और कानूनी रूप से मान्यता भी एक ही विवाह की है। तो ऐसे जातक का ऐसा देखने में आया कि एक से अधिक संबंध होते हैं और संबंध विवाह की तरह प्रगाढ़ होते हैं। आप विषय को समझो मैंने जो कहा है। चौथे भाव में चंद्रमा हो, चौथे भाव में चंद्रमा स्थित हो, शुभ अवस्था में हो, बलवान हो, शुभ नीच का न हो, शनि की राशि में न हो, राहु के साथ न हो, तो वाहन, भूमि, गाड़ी का सुख मिलता ही है, जमीन का सुख मिलता ही है और मानसिक स्थिति भी ऐसे जातक की बहुत अच्छी देखने को मिलती है। पंचम भाव में राहु स्थित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा होती है, लेकिन पंचमेश की स्थिति अच्छी हो तो कई बार संतान हो जाती है, लेकिन संतान की उन्नति नहीं होती। संतान के जीवन की उन्नति में बहुत बार बाधाएं देखी जाती है, उसको जीवन में असफलता ही याद लगती है। पाप ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पाप प्रभाव में कमी आती है। उदाहरण के लिए लीजिए, कहीं शनि स्थित है और उस पर राहु, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ गई, बलवान शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो उसके पापत्व में, पाप के प्रभाव में, पाप फलों में, उसके दिए दुखों में कमी आएगी। नीच का ग्रह शुभ ग्रह से युक्त हो
और ऐसी स्थिति बन जाए कि नीच भंगराज योग हो जाए, तो नीच भंगराज योग का अर्थ होता है जो नीच का ग्रह है, कोई भी ग्रह, उस ग्रह के जो प्रभाव है, जो कारकत्व है, वो हमें मुक्ति में बाधक होते हैं, मुक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, मुक्ति प्राप्त नहीं होने देते हैं। तो यदि ग्रह का नीच भंग हो गया है तो ग्रह नीच का फल तो देगा, लेकिन अंत तो गत्वा वह ग्रह शुभ हो जाएगा, और जब उसका अंतिम परिणाम हम नोट करेंगे तो वो सही होगा। बीच में तो ग्रह नीच भंग राजयोग बना रहा है तो भी समस्याएं खड़ी करता ही है। विपरीत राजयोग में भी देखा जाता है। खैर विपरीत राजयोग आज का प्रश्न नहीं है, नहीं तो विपरीत राजयोग पर तो मेरे को वीडियो ही लेकर आऊँगा। सप्तम भाव में शुक्र हो, अगर पत्नी की जन्मपत्री, औरत की, स्त्री की जन्मपत्री है तो उसका पार्टनर सही मिलता है, जीवन सुखमय होता है, ये सूत्र सही है। लेकिन पुरुष की जन्मपत्री में सप्तम भाव में शुक्र हो तो दो धारी तलवार जैसा सूत्र है ये, तो दो धारी तलवार पर चलना होगा उसको। कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि आ गई, पापी ग्रह का प्रभाव हो गया तो फिर जीवन नष्ट हो जाता है, चरित्र हनन हो जाता है। स्त्री के लिए सूत्र सीधा फलित होगा, उसका जीवन सुखमय होता है, पार्टनर सही होता है। भाग्य स्थान 9वें भाव में पापी ग्रह हों, राहु शनि, तो ऐसा जातक गुरु और वरिष्ठ जनों का, शिक्षकों का सम्मान नहीं करता है। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो साधना में रुचि लेने लगता है, गुरु आदि का सम्मान वो फिर भी नहीं करता है, लेकिन साधनाओं में रुचि फिर वो लेता है, साधक होता है ऐसा जाता है। महर्षि वराहमिहिर ने एक सूत्र दिया है, फलित आप बताएंगे कैसा हो पाया कि नहीं हो पाया, वो सब तो आप बताएंगे, मैं सूत्र बताए दे रहा हूँ। दूसरे द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो, फलों में कमी या वृद्धि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के आकलन पर होगी, लेकिन सूत्र सीधा सीधा फलित होगा। तो जातक की वाणी और धन सब पवित्र होता है, सुसंस्कृत होता है। जातक की वाणी, धन, आचरण सब सुसंस्कृत होता है। अब कितना होता है कितना नहीं होता है वो देवगुरु बृहस्पति पर प्रभाव और उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा। केतु 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, छठे रोग ऋण कर्जा में हो, अष्टम मृत्यु के भाव में हो, या 12वां व्यय भाव दुख भाव में हो, तो ऐसे जातक को गूढ़ और दीर्घकालिक रोग होते हैं, और ऐसा केतु की महादशा में ही ज्यादा देखने में आता है। सूत्रों को थोड़ा सा विस्तृत मैं कर रहा हूं, वहां पर तो बहुत छोटे छोटे सूत्र थे, जहां से भी लिए थे। भ्रामक रोग ज्यादा होते हैं, मतलब रोग स्पष्ट समझ आता ही नहीं है कि क्या हुआ है, और रोग की पुनः पुनः आवृत्ति होती रहती है। जैसे जन्म पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम होता है ना, ये रोग भी ठीक होता है फिर हो जाता है। लाभ स्थान में बलवान और मजबूत चंद्रमा स्थित हो, शुभ अवस्था में हो, शुभ राशि में हो, तो ऐसा जातक मान सम्मान प्राप्त करता ही है, और धन का आवागमन उसको कम ज्यादा लगा ही रहता है, बिल्कुल धन की आवक बंद उसकी नहीं होती है। पाप ग्रह की महादशा अंतदशा हो, ऐसे पाप ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो संघर्ष तो देगा, क्योंकि पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है तो संघर्ष तो देगा, लेकिन उन्नति भी देगा। दोनों स्थितियां होती हैं, दोनों स्थितियां बिगड़ती नहीं है, उसकी उन्नति भी साथ चलेगी, संघर्ष भी साथ चलेगा। जैसे मेरे साथ केतु की महादशा में हुआ, केतु की महादशा में संघर्ष भी बहुत हुआ है और उन्नति भी बहुत हुई है। उन्नति में भी कोई कमी नहीं रही भगवान शिव की कृपा से, और संघर्ष में भी कोई कमी नहीं रही मेरे पूर्व जन्मों के किए बुरे कर्मों के कारण। समान बल वाले ग्रह, समान बल बलाबल के ग्रह यदि युति में हो, एक ही भाव में युति में हो, दोनों का बल समान हो, तो दोनों ग्रह न अशुभ ज्यादा बचते हैं न शुभ ज्यादा बचते हैं, लगभग समस्थिति के हो जाते हैं। लगभग समस्थिति के, दोनों का बलाबल यदि समान अवस्था में है, ऐसा होता है। बहुत बार मेरी जन्मपत्री में बुध और शुक्र दोनों लाभ स्थान में समान बल पर स्थित है, समान नक्षत्र में है, समान डिग्री पर है, राशि भी एक ही है, दृष्टियां भी सभी बराबर हैं, तो दोनों का बल समान है।
तो मेरे को बुध की महादशा और अंतर्दशा और शुक्र की तो महादशा भी आने वाली है, शुक्र की अंतर्दशा ही आई है, उनमें न ज़्यादा विपरीत फल मिलता है, न ज़्यादा राजा भोज बनने की स्थिति है। एक ही गियर में गाड़ी चलती रहती है, ऐसी चलती रहे तो अच्छा है, न ज़्यादा इधर दौड़ना न ज़्यादा उधर दौड़ना। ऐसे ही एक दो महादशाओं में और बूढ़ा होकर मैं भी जहाँ से आता वहीं चला जाऊँगा। ये महर्षि ब्रह्म ऋषि ज्योतिष के पिता में वराहमिहिर के सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। कल फिर किसी अन्य अलग वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे को किसी बात पर अंदर से हंसी आ रही है, इसलिए हंसने की इच्छा भी हो रही है और वीडियो को क्लोजिंग भी देनी है, तो दोनों स्थितियां साथ ही चल रही हैं। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।